हेलो। तो मेरा नाम है हितांशु और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है हितांशु सोनी। जैसे कि मेरा नाम तो वैसे मेरे चैनल का नाम जैसे सिंपल हितांशु सोनी। तो आज का मैं अपना मेन मोटो ये है कि जो लोग बाग होते हैं आज के टाइम में सब सोचते हैं एमएल आए, मतलब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डेटा साइंस। तो ये सब उनमें सोचते हैं कि हम कर सकते लेकिन वो स्टार्टिंग में ही किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता कि हम वो कहाँ से शुरू करें, मतलब उसका बेसिक्स कहाँ से। अब डायरेक्ट कोई क्या होता है कि मशीन लर्निंग चलो सीखने लगते हैं तो डायरेक्ट हाई लेवल एल्गोरिथम्स पे चले जाते हैं, चाहे सुपरवाइज लर्निंग में, चाहे अनसुपरवाइज लर्निंग, चाहे इन्फोर्समेंट लर्निंग, चाहे इसके अंदर भी अपन कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया, लाइक दिस के नियरेस्ट हो गया। जैसे ये अलग पार्ट है, जैसे ये हाई लेवल थोड़ा एडवांस लेवल की अपन मशीन लर्निंग में आ जाते हैं। लेकिन अब जब बात करते हैं कि जब डेटा क्लीनिंग करना होता है, फिर अपने को उस डेटा के ऊपर जब काम करना होता है तो अपने को बेसिक्स आना चाहिए अपन डेटा पे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो जो ये अपनी कंप्लीट सीरीज है पाइथन फॉर एमएल, ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाली है। पहली बात ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और इसके तीन ऑब्जेक्टिव है मेन: numpy, pandas एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ओके। तो अगर आपको पाइथन का क्रैश कोर्स चाहिए हिंदी में तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हिंदी में पाइथन का क्रैश कोर्स चाहिए, ताकि आपको पाइथन के लिए भी किक स्टार्ट मिल जाए। क्योंकि ये जो कोर्स है ये सीधा numpy विद द हेल्प ऑफ पाइथन से शुरू होने वाला है, क्योंकि numpy एक ऐसी लाइब्रेरी है जो पाइथन में चलती है, लेकिन लिखी गई सी प्लस प्लस अलग अलग लैंग्वेज से बनी है, लेकिन इसका जो मेन यूज आता है अपना पाइथन में ही चलती है ये। और ये सबसे अच्छी लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए। चाहे अगर आपको कंप्यूटर विजन में जाना है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, किसी भी सेक्टर को स्टार्ट करना है, थोड़ा जो आज के डिमांड में जो ज्यादा चल रहा है जैसे डेटा साइंस हो गया, तो उसके लिए आपको नम पाए तो एकदम होता है कि जैसे सॉल्ट इन अ फूड वाला सीन होता है इसके अंदर, मतलब थोड़ा बहुत तो नमक जैसे खाने में चाहिए, वैसे नम पाए तो आना ही चाहिए आपको मशीन लर्निंग के लिए। ओके। तो आपको पहले बता देता हूँ कि नमपाइज होता क्या है, फिर उसके बाद अपन इसका कुछ प्रैक्टिकल सीखेंगे ताकि आपको एक किक स्टार्ट मिले, और आपको कंप्लीट इसकी बताऊंगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। और आपको एक ऐसे पॉइंट पे लेकर आ जाऊंगा जहां से आप अपना खुद का एक एमएल का जो बेसिक डेटा मैनिपुलेशन है वहां पे आप कर सकते हो खुद को एक ऐसे लेवल पे आपको इस पूरी वीडियो में लेके जाऊंगा। शायद से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मुझे भी नहीं आइडिया कितनी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ अगर आप कंप्लीट ये वीडियो देखोगे तो आपको एक विजन क्लियर हो जाएगा। चलो अब मेरा नमपाई का ये पाथ है, मुझे इसको फॉलो करना है और मैं इस वीडियो को अपना बेस बना के अपने को आगे लेके जा सकता हूँ। ओके। चलो अब पहले शुरू बात करते हैं अपन नमपाई। ये है numpy विच मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन की होम पेज वेबसाइट। और तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे इसका लिंक है numpy.org, जैसे कि आप .org ओपन सोर्स लाइब्रेरी है और आप इसका इजीली यूज कर सकते हैं, इस पे कोई लाइसेंस नहीं है ना कुछ और। तो आपको पहले इसका दिखा दो तो इसका ओवरव्यू दे देता है कि है क्या चीज एक्चुअली। numpy है वो साइपाइथन के साथ वर्क करता है एक्चुअली, और ये अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत काम आता है। चाहे अगर आप एक साइकिट-लर्न भी पढ़ेंगे, अगर एमएल में एक लाइब्रेरी होता है कि अपने को डेटा मशीन लर्निंग के लिए एक बेसिक लाइब्रेरी होती है साइकिट-लर्न, टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च, इन सब में कहीं ना कहीं numpy का यूज है। तो अभी के जो डिमांडिंग है कि अपन कहाँ कहाँ पे इसको लार्ज स्केल पे देख सकते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटिक्स, और फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, स्टैटिकल कंप्यूटिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफ एंड नेटवर्क्स, एस्ट्रोनॉमी प्रोसेस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वेजियन इन्फ्रेंस, मैथमेटिकल एनालिसिस, सिमुलेशन मॉडलिंग, मल्टीवेट एनालिसिस, ज्योग्राफिक प्रोसेसिंग एंड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग। तो आपने देखा कि एक सिंगल लाइब्रेरी का यूज कितनी सारी जगह पे है। मतलब एक लाइब्रेरी आपने ली तो आपने इसमें चीजें अपन बेसिकली कवर से कर सकते। अब इसमें देखो कि इसमें एक्चुअली एक लाइब्रेरी से कितनी सारी लाइब्रेरीज बन रखी है, जैसे क्यूटीपी, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का हो गया, स्टैटिक कंप्यूटिंग के लिए पांडाज एक माले, सीबोर्ड माले, स्टैट मॉडल्स माले, जैसे कि इसके अंदर अपन बहुत सारे ओपन सीपी, साइकिट-लर्न इमेज। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल लाइब्रेरी से कितनी सारी अपने बनती है लाइब्रेरीज। इवन आप यहाँ पे देखोगे तो जुपिटर और आईपाइथन और ब्लेंडर जैसे जो मेजर एक ओपन सोर्स
अपने पास में नोटबुक्स होती है वो भी numpy की वर्क से ही चल रही है, हेल्प से चल रही है। तो अब आपको थोड़ा बहुत इसके डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलता हूँ। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सिर्फ साइंटिफिक डोमेन्स के ऊपर है। अगर आप इसमें एरे लाइब्रेरीज पे जाओगे तो उसके लिए अलग से है, और डेटा साइंस के लिए अलग से लाइब्रेरीज इसमें सब कुछ है, और मशीन लर्निंग के लिए इसमें थोड़ा अलग चल जाता है, साइकिल एंड टेंसरफ्लो में भी काम आता है। डेटा विजुअलाइजेशन अगर पे अपन जाते हैं तो पाइथन विजुअलाइजेशन लैंडस्केप जैसे मैटप्लॉटलिब, साइबॉर्न, प्लॉटिफाई, जैसे काफी सारे इसमें अपने पास लाइब्रेरीज है डेटा विजुअलाइजेशन की, वो भी numpy पे वर्क कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि numpy कितना इंपॉर्टेंट है। और अब आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ, इंस्टॉलेशन भी आपको बताऊंगा कि कैसा। लेकिन जब मैं भी सिस्टम यूज करने वाला हूँ गूगल कोलैब, उसमें आपको खुद से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से अपना इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक सिंपल कमांड होती है पिप इंस्टॉल numpy। बस अगर आप इतना भी लगा दोगे तो आपका ये चलने लग जाएगा। जैसे कि इसमें यहाँ पे कमांड लिखी हुई है पिप इंस्टॉल numpy। अगर आप अपने टर्मिनल में कमांड लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपके सिस्टम में numpy इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, लेकिन अपन एक क्लाउड नोटबुक यूज करेंगे जिसे अपना लोकल मशीन पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, तो अपन उस पे गूगल कोलैब पे वर्क करेंगे। अगर अपन चलते डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, किसी भी लाइब्रेरी का अगर अपन थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का अगर ओवरव्यू ले लेते हैं तो अपने को एक विजन क्लियर हो जाता है कि हाँ इस पे अपन वर्क कैसे कर सकते हैं। तो अपन जैसे कि स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट ट्यूटोरियल से बेसिक से स्टार्ट किया, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि बेसिक्स कैसे होते हैं, कैसे अपन एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इसकी शेप देख सकते हैं, एनडी एरे क्या होता है। मतलब आपको मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको एक डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है कि विजन क्लियर होता है। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बाई चांस मेरे से कहीं पे वीडियो में कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप उसको भी देख सकते हैं, अपना रिफाइनमेंट कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया था तो मैं यहाँ पे इस चीज को सही कर सकता हूँ। तो आपको एक खुद सेल्फ लर्निंग अगर कुछ चीज चाहिए तो आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़िएगा किसी भी लाइब्रेरी का। ओके, तो अब अपन चलते हैं गूगल कोलैब, या फिर कह सकते हैं अपने गूगल कोलैबोरेटरी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पहले से बना रखी है गूगल कोलैब फाइल। अगर आपको गूगल कोलैब के बारे में नहीं पता तो मैं एक प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देखना कि गूगल कोलैब कैसे वर्क करता है, अपन वहां पे अपन न्यू नोटबुक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसके अब कोड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो अपना सबसे मेन मोटिव जो होता है कोडिंग करना। तो अब आपको लेके चलता हूँ कि सबसे पहले बेसिक्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं, और बाकी सब आपको सब कुछ बताता हूँ इसके बारे में। इंपोर्ट numpy एज np। तो यहाँ पे अपने numpy को अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और इसकी अपने शॉर्ट फॉर्म दे दी np, ताकि अपने को हर बार numpy ना लिखना पड़े। एज np मतलब उसका नेमिंग कुछ नाम दे रहे हैं अपन उसको, और उसके बाद में कंट्रोल एंटर दबा के अपन इस सेल को रन कर सकते हैं, ताकि अपना पैकेज अपने इस जो पेटर नोटबुक को कोलैब नोटबुक में आ जाए। तो कोड के सेल को ऐड किया। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं 1D एरे। कंट्रोल MB से एक नई सेल ऐड हो जाएगी यहाँ पे, इसको पहले करते हैं रन, और कंट्रोल MB किया। तो एक अपने पास आ गया सेल। ओके, तो अब मैंने किया a इज इक्वल टू np.array। तो यहाँ पे अपन एक 1D एरे बना रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली अपन एक यहाँ पे 1D एरे बना रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। ओके, जस्ट सिंपल 1 2 3। ओके, जस्ट सिंपल 1 2 3। लेट्स run this, or we can say print a or simple a। here you can see, जैसे अगर अपने ने प्रिंट ए डाला तो वो सिर्फ ए को प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर मैंने डायरेक्टली इस सेल में ए लिखा और इसको मैंने रन किया, ही साथ में बता रहे कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर अपन प्रिंट के अंदर कोई अपन एरे का ऑब्जेक्ट डालते, कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उसकी डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू देता है। अगर अपन उस ऑब्जेक्ट को किसी
प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं डालते तो उसका वो ऑब्जेक्ट टाइप भी रिटर्न कर रहा है। चलो ये तो अपने साइड नोट हो गया। और मुझे अब देखना है कि किस टाइप का है ए। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक नई सेल ऐड कर, टाइप ए। ओके, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं numpy डॉट एनडी एरे। तो एनडी क्या चीज है, एनडी मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो यहाँ पे अपन कितनी भी डायमेंशन तक का अपन यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि अपन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, इवन 6 डायमेंशन तक भी लेके जा सकते हैं, एज पॉसिबल एज वी कैन डू एंड आवर मशीन कैन सपोर्ट दैट डायमेंशंस। ओके, और एक और इसमें आपको चीज है, ए डॉट डी टाइप, जो ये क्या करेगा, आपका डेटा टाइप रिटर्न करेगा एक्चुअली। आई थिंक ये int 64। ओके, एक इंटीजर है जिससे 64 बिट से इंटीजर है, दैट सिंपल। तो आगे आपको बताऊंगा कि अपन इसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, दैट ऑल। अगर मैं यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग वैल्यू लिखता, फॉर एग्जांपल मैंने न्यू सेल में जाता हूँ, यहाँ पे b इज इक्वल टू np डॉट एरे में एक 2.3 और 4.5 वैल्यू दी, और मैं इसका b डॉट डी टाइप, उससे पहले मैं इसको प्रिंट भी कर लूंगा, डायरेक्ट b लिखे, कोई इशू नहीं अपने इस चीज का। एक सेकेंड ये रन हो जाए। ओके, b डॉट डी टाइप, ओके 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 ओके, जस्ट मिनट, इसको पहले मुझे इसको रन करना होगा, आई थिंक उसके बाद में रन हो जाए। b डॉट डी टाइप, ओके, रन करते हैं इसको। इट जैसे इसने दिखाया, ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गई। ओके, तो एरर आना ऐसा कोई नहीं कि मुझे नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। एरर आ गया कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते, कभी कभी अपने लिखने में कोई मिस्टेक कर देते हैं। तो एक एरर आना ऐसा नहीं है कि अपने को कुछ नहीं आ रहा है, अपन कभी लिखने में मिस्टेक हो गई तो चलो ठीक है, एरर आ गई, इसको सॉल्व करो। एरर आएगी, अपन सॉल्व करेंगे, तभी अपने को कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, ये तो अपने बना लिया 1D एरे। अब अपन बनाते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टी डी एरे। ओके ओके, अब मैं यहाँ पे नीचे कोड लिखता हूँ इसका। मैंने जैसे लिखा c इज इक्वल टू np डॉट एरे। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ लिस्ट इन ए लिस्ट, जैसे कि ये बेसिक पाइथन का कॉन्सेप्ट है। और आपको अगर पाइथन का हिंदी में ट्यूटोरियल चाहिए, जो क्रैश कोर्स होगा जिसमें आपको सब कुछ कवर किया जाएगा, ताकि आप इस लेवल तक आ सको, ताकि आप numpy भी कर सको, numpy ml तक जा सको, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके, तो एक एरे लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट, अपने एरे कॉल किया np डॉट एरे। तो उसके अंदर अपने पहले एक लिस्ट बनाई ताकि वो एक एरे बन जाए। अब एरे के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए अपन एक मेन एक एरे लेंगे, जैसे कि आपको दिखाता हूँ इस टाइप का। एक सेकेंड, अगर इसको मैं कर दूं कि साफ, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे वापस का। तो एक्चुअली अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, बॉक्स के अंदर दो अलग अलग लाइन सेपरेट कर रहा हूँ, ताकि ये 2x3 का एक मैट्रिक्स बन जाए। तो एक बाहर का जो ब्रैकेट है वो इस चीज को शो कर रहा है, जो पहली अपनी लिस्ट है, जो दूसरी दो लिस्ट है वो इन चीजों को शो करेगी। ओके, जैसे कि एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा वहां पे पीछे आ जाएगा, 0th 1 सेकेंड, 0th 1 2 ऐसे करके। कोई बड़ा इशू नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपको इस डबल ब्रैकेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कैसे यूज कर रहे हैं। तो पहला जो बाहर ब्रैकेट है वो इस पूरे मैट्रिक्स को शो कर रहा है,
और जो अंदर जो ब्रैकेट है वो एक रो वाइज रो चलेगा तो उसको शो कर रहेगा। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3 बेसिक वैल्यूज, नहीं कोई नॉर्मल ज्यादा अपन बड़ा कुछ यूज नहीं करें, जस्ट फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। ओके, तो उसको मैंने यहीं पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये देखा होगा आपने, देख लिया कि एक एरे है जो उसको वैसे तो कंटिन्यूसली एक सिंगल लिस्ट में चलेगा, लेकिन इसको बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए इसने क्या किया, एक 2x3 की एक मैट्रिक्स की तरह शो कर दिया अपने को, ताकि अपने को मोर विजुअली क्लियर हो सके। ओके, तो ये हो गया अपना बेसिक 1D और मल्टी डायमेंशनल एरे। फाइन, तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अपने को कुछ एक इनिशियल वैल्यूज देनी होती है, लेकिन अपने को पता नहीं होता कि अपन क्या दें वहां पे क्या नहीं दें, लेकिन अपने को कुछ एक स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे अपन कुछ वर्क कर सके। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर अपन सबको एक बारी फॉर ए टाइम के लिए सब कुछ जीरो कर दें, मतलब सब कुछ जीरो से इनिशियलाइज कर दें, तो बाद में अगर कोई वैल्यू चेंज होती है तो अपन वहां पे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अपन क्यों नहीं काम करेंगे, सबको इनिशियलाइज करें, लेकिन फिर अपने को आ जाता है कि अपन कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनाए, फिर उसके लिए लोड करना पड़ता है डेटा को और सब कुछ। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अपन चलो np डॉट जीरो से अपन इसको इनिशियलाइज करते हैं, जितने जितने बाय जितने की अपने को चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 5x5 की चाहिए, 1x2 की चाहिए, 3x3 की चाहिए मैट्रिक्स, तो अपन सीधा उसको वहां पे लिख देंगे। अगर चेंजेस होंगे तो अपन उसको वापस चेंज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अपना जो कंप्यूटेशन टास्क है थोड़ा सा कंप्यूटेशन कॉस्ट कम हो जाएगी अपनी। तो अब अपन थोड़ा इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। और जो ये IPNY फाइल है और इसका जो .py वर्जन होगा, मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा, उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन में होगा वहां से आप इसको देख सकते हैं, पूरा अपना कोड वेरीफाई कर सकते हैं और वहां से आप उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा np.numpy को मैंने कॉल की जीरोस। ओके, मतलब ये क्या करेगा, जीरोस को इनिशियलाइज कर देगा अपने एक एरे के अंदर। तो 1/2 की एक अपने बना ली मैट्रिक्स और इसको अपने n1 से कर लिया कॉल। ओके, तो जैसे भी कॉल होगा तो इसने जीरो जीरो इसने प्रिंट कर दिया। अगर ये तो चलो 1/2 की, अगर मैं चाहूँ मुझे कुछ बड़ी मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं n1 इजिकल टू np डॉट जीरोस, और एक इस फंक्शन कॉल के अंदर मैंने इसको टपल से कॉल किया है एक्चुअली। ये आपने इस डबल पैरेंथेसिस देखे होंगे, टपल से एक्चुअली टपल से इसके अपने वैल्यू पास कर रहे हैं इसके अंदर। तो जैसे मैं 10/10 की मैट्रिक्स दे दी और मैं इसको करता हूँ रन, तो ये 10/10 की मैट्रिक्स आ गई अपने पास में। ओके, चलो ये तो हो गया कि हाँ चलो अपने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, लेकिन कभी कभी अपने को कुछ ऐसा चाहिए होता है कि वहां पे कुछ जीरो ना होके कुछ वैल्यू हो, ताकि अगर अपन कुछ मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन या फिर कुछ ऐसा परफॉर्म करने वाले हैं जहाँ पे जीरो उसको इफेक्ट करेगा, तो वहां पे अपन कुछ ना कुछ वहां पे वैल्यू दे देते हैं एक्चुअली फॉर जस्ट टेस्टिंग पर्पज। फॉर जैसे कि अपने 3x3 की मैट्रिक्स है, वहां पे अपने को कुछ 5 से टेस्टिंग करनी है कि 5 3x3 एलिमेंट्स अगर साथ में जाएंगे तो वहां पे क्या रिजल्ट आएगा। तो अपन डायरेक्ट उसका उस टाइप का भी एरे मैट्रिक्स या फिर एक एरे बना सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे चलता है ये चीज। ओके, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे पहले टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जब आप इसको IPNY फाइल को वापस देखोगे तो आपको क्विक रिवीजन हो जाए, हाँ यहाँ पे ये चीज हो रही है, यहाँ पे ये चीज हो रही थी। ओके, सो np3 is equal to np डॉट फुल, तो इसके अंदर मैं टपल से कॉल करूंगा इसको। एक 3x3 की मुझे मैट्रिक्स चाहिए जिसके अंदर 5 हो सब, यानी सारे एलिमेंट्स 5 से डिनोट होने चाहिए। तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कैसे होगा, शो होगा ये। तो यहाँ पे आपको दिखाया कि 3x3 की मैट्रिक्स है जहां पे हर एक एलिमेंट
वैल्यू क्या कंटेन कर रहा है 5। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको इस क्लियर होगा। और जैसे अगर मुझे कुछ बड़ी वैल्यू चाहिए कुछ अलग टाइप के मैट्रिक्स के लिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इसमें ज़्यादा हार्ड इशू नहीं है, सिंपल अपने को जस्ट वैल्यू चेंज करनी है इसके अंदर। डॉट फुल लाइक मैंने यहाँ पे दिया 6 by 6 की मैट्रिक्स है एंड वैल्यू यू हैड 23। ओके, एंड एन फॉर ओके just a second is and इस typo it जैसे 6 by 6 की मैट्रिक्स दी और 23 हर एक एलिमेंट की वैल्यू, नॉट अ बिग डील। ये तो अपना एक सिनेरियो है। अब अपने को कभी लार्ज स्केल पे टेस्टिंग करनी होती है, कुछ डेटा जनरेट करना होता है, तो अपने को पता नहीं कि अपने को सिर्फ रेंज पता होती है, लेकिन अपने को बहुत बड़ी रेंज है और वहां के सारे एलिमेंट्स चाहिए होते, तो अपने पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट्स को लिख नहीं सकते। तो इस केस में अपन एक सिनेरियो एक फंक्शन यूज करते हैं, अ रेंज। फंक्शन का नाम है अ रेंज। ओके, नॉट अरेंज दैट अ एंड रेंज दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, जब मैं लिखूंगा तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बताते हैं कि अगर अपने को जब जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10,000 तक एलिमेंट्स अपने को चाहिए, तो अब अपन एक एरे ऐसा क्रिएट नहीं कर सकते कि जिसमें अपन खुद मैन्युअली लिखे। तो अपन जस्ट ये फंक्शन कॉल करेंगे, वहां पे 1 और लिख देंगे 1001 1001, क्योंकि इसमें जो पहला जो वर्ड होगा वो इंक्लूसिव होता है, लास्ट का जो वर्ड होता है और जो नंबर होता है वो होता है एक्सक्लूसिव। अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके कि कैसे होता है। जस्ट अ सेकंड, आपको ज्यादा से प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ थ्योरी बोले जा रहा हूँ, बता नहीं रहा। अब मैं बोल के बता रहा हूँ, साथ साथ में लिख रहा हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, अच्छा ये चीज ऐसे होती है। अब आपको प्रैक्टिकल यूज पता चल रहा है कि कोड लिखना जस्ट नॉट अ प्रैक्टिकल यूज, लेकिन इसको अपन यूज कहाँ कर सकते हैं वो एक प्रैक्टिकल यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपन इसको यूज किस सिनेरियो में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ चलो कोड लिख दिया, प्रोजेक्ट बन गया, जस्ट इज ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को दिमाग लगाना चाहिए कि ये चीज है मेरे पास, मुझे आता है, इसको मैं कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वो इंपॉर्टेंट होता है कि पर्टिकुलर कोई फंक्शन है उसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कि मैं एक आपको सिनेरियो बताता हूँ एक रेंज का। ओके, अब कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट है, तो उस पर अपन जितना बड़ा डेटा होगा तो अपन उसमें उतने ही उसकी अच्छे से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। छोटी रेंज होगी तो अपने को पता नहीं चलेगा। अगर अपने पास 10,000 लैक्स के अंदर अपने पास वैल्यूज होगी, एरे होगा, तो अपन बहुत इजीली उसको अपन पता लगा सकते हैं कितने टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको कितना टाइम लग रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वैल्यू क्या है। तो ये चीज होती है कि हाँ अपने को रैंडम वैल्यू चाहिए तो अपन कैसे उसको कर सकते हैं। चाहे सीक्वेंस का डेटा हो गया, अपन कभी जैसे अब मर्ज सॉर्ट हो गया या फिर कोई सॉर्टिंग की होगी, तो अपने उसमें रैंडम वैल्यू चाहिए होती है। अगर पहले से सब कुछ सीक्वेंस में तो अपने को समझ में नहीं आता। अगर अपने को कुछ सीक्वेंशियल डेटा चाहिए होता है तो अपन वहाँ पे अरेंज का यूज करते हैं। अगर अपने कुछ रैंडम डेटा चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर और कितना डेटा चाहिए तो अपन वहाँ पे रैंडम का यूज करते हैं। तो मैं आपको अब दोनों बताऊंगा कि अपन रैंडम डेटा कैसे जनरेट कर सकते हैं और सीक्वेंशियल डेटा कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना पहले अरेंज में कैसे करते हैं। यहाँ पे सब डेटा एक सीक्वेंस में होगा। n5 is equal to np dot a range, not double r, it's single r, a range। और मुझे यहाँ पे चाहिए 1 से लेके 50 तक का, 1 से लेके 50 तक का मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं 50 लिखूंगा। तो एक्चुअली क्या करेगा आपको पहले दिखाता हूँ फिर बताता हूँ कि एक्चुअली ये हुआ क्या है यहाँ पे। तो अभी आपने देखा कि 1 से लेके 49 तक का डेटा जनरेट किया इसने only। लेकिन वो अपने को तो कितना चाहिए था 50 तक का। तो ये हुआ क्या, एक्चुअली क्या होता है जब आप एक फॉर लूप का यूज करते हैं इनसाइड रेंज में या फिर कोई भी फॉर लूप का, तो ये स्मॉलर देन तक चलता है। यानी कि इसका जो लॉजिक लिखा गया है आई स्मॉलर देन 50 और कोई भी XYZ नंबर, तो बस उससे पहले पहले तक का ये लेता है और उसके बाद में लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देता है, उसको इंक्लूड नहीं करता।
अगर आपको इससे उस जैसे 50 तक का डेटा चाहिए, मतलब 1 से लेकर 50 तक के जो सीक्वेंस जनरेट करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 to 51। ओके, इसने 1 से लेकर 50 तक का डेटा जनरेट कर दिया। अब ये तो कंटिन्यूस डेटा हो गया। अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ब्रेक थ्रू की बात चाहिए, जैसे कि 0 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। np6 is equal to np dot arrange 0 से लेके 50 तक, और इसमें कितने कब जंप आएगा, या फिर कितने एलिमेंट्स के बाद में सेम आना चाहिए, या फिर प्रिंट करना चाहिए, या फिर कितने का एडिशन होने के बाद प्रिंट करना चाहिए, जो भी आप कह सकते हैं। तो मैंने जैसे लिखा 10। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा, तो +1 इंक्रीमेंट होता गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा +10 का इंक्रीमेंट होना चाहिए हर एक वैल्यू के बाद में। तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा यहाँ पे, तो 0 10 20 30 40। अब यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, अब 49 तक देखा इसने, उसके बाद 50 पे इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए डेटा 50 भी आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको या तो 51 से भी कर सकता हूँ मैं, तभी 50 को इंक्लूड कर लेगा, नहीं तो 60 पे भी कर सकता था, ताकि 0 से लेके 50 तक। लेकिन मैं इसको मिनिमम वैल्यू रखना चाहूंगा, ताकि मेरा जो एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल पावर ना लगे यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो अब अपन कुछ रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ताकि अपन कोई स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को अपन विजुअली देख सके, या फिर उसका सोल्यूशन निकाल सके। जैसे कि sorting प्रॉब्लम होगी, जैसे फॉर एग्जांपल है वो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, n7 इज इक्वल टू np डॉट रैंडम, और इसका एक सब मॉड्यूल है रैंड इंट, रैंडम टाइप के इंटीजर्स। ओके, सिंपल। और मुझे क्या चाहिए, 1 से लेके 100 तक की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे 100 तक की चाहिए, तो मैं 101 लिखूंगा, क्योंकि इसमें भी पहला इंक्लूसिव होता है, पीछे वाला एक्सक्लूसिव होता है। और मुझे कितनी वर्ड चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे तो ये था कि कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कि मुझे कितने का साइज चाहिए, मतलब इन द सेंस मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 10 एलिमेंट्स चाहिए मुझे, और भैया कर दो प्रिंट n7 को प्रिंट। तो यहाँ पे मेरे पास 10 रैंडम जनरेटेड वर्ड्स एलिमेंट्स आगे 1 से लेके 100 तक। अगर इसको मैं वापस रन करूंगा, तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है, अपन देखते हैं। तो वो अपन करते हैं शेप को चेक, कि एरे का शेप क्या है एक्चुअली। ओके, चेकिंग द शेप ऑफ numpy array। ओके, फाइन। तो अपन लिया n8 इज इक्वल टू np डॉट एरे। ओके, इसमें मैंने बना दिया, पहले बनाया मैंने 2x3 मैट्रिक्स। एक्चुअली इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए 2x3 का मुझे एक और लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 4 5 6। फाइन। तो अब अपन इसका शेप चेक करेंगे, पहले इसको अपन प्रिंट करते हैं n8 को। तो ये देखा कि 2x3 की एक मैट्रिक्स हो गई। तो इसकी शेप अपन चेक करते हैं कि एक्चुअली 2x3 है या नहीं है। n8 डॉट शेप, तो उसने दिखाया कि 2x3 की मैट्रिक्स है, लेकिन मुझे चाहिए कि 2x3 की ना हो के 3x2 की मैट्रिक्स हो जाए, इसका ट्रांसपोज हो जाए। इन द सेंस एक वे में भी अपन कह सकते हैं कि रो है वो कॉलम बन जाए, कॉलम रो बन जाए, इन द सेंस। तो अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए, n
8 डॉट शेप इज इक्वल टू 3/2. ओके, एंड नाउ प्रिंट n8 सिंपली. तो अब हमने देखा कि ये एक 3/2 की मैट्रिक्स बन गई, इसका ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स का, यानी कि जो रो थी वो कॉलम हो गया, कॉलम रो हो गया सिंपली. और अपना एक इम्पोर्टेंट काम आता है इधर, अपन numpy एरे को ज्वाइन कैसे करते हैं, यानी कि अपने पास दो या दो से ज्यादा numpy एरेज हैं, उनको अपन ज्वाइन कैसे कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है और किस वे में अपने को करना चाहिए, कि कौन सा नेसेसरी कब होता है. तो अब अपन इसके बारे में पढ़ते कि जब अपन दो या दो से ज्यादा एरेज हो गए अपने पास में, अपन को ज्वाइन किस तरीके से करना, कभी वर्टिकल स्टैकिंग करनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल स्टैक कब करना चाहिए, और कॉलम स्टैक कब करना चाहिए. तो मैं आपको वन बाय वन इसको बताता हूँ. तो पहले इसके अंदर देखते हैं अपन, पहले इसके टेक्स्ट में लिख देता हूँ ताकि आपको ज्वाइनिंग ऑफ टॉपिक लिख दें, ज्वाइनिंग ऑफ numpy array. ओके, उसके बाद में हम एक दो एरे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, np डॉट एरे 10 20 30. ओके, एंड 10 इज इक्वल टू np डॉट एरे 40 50 60. ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको लिस्ट कर मिला. ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिकल स्टैक और सब स्टैकिंग होता क्या है. चलिए, क्लियर पेज. ओके, तो वर्टिकल स्टैक क्या होता है कि अपने जैसे नॉर्मल स्टैकिंग होती है कि जैसे एक वर्ड बॉक्स बन गया, यानी कि पहला जो अपन यूज करेंगे वो सबसे ऊपर रहेगा. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे n9 था मेरे पास में, यहाँ पे अगर इसको मैं यूज करता हूँ, आपको एक सेकंड पहले कोड करता हूँ, फिर आपको डायग्राम में शो करता हूँ कि इसकी स्टैकिंग कैसे हुई. np डॉट वी स्टैक वर्टिकल स्टैक, फॉर वी स्टैक स्टैंड फॉर वर्टिकल स्टैकिंग, एंड फॉर इसमें अपन मैंने एक टपल पास करना है, ट्रिपल 9 and 9 10 and 9 and 10. ओके, और जस्ट मुझे इसको प्रिंट करता हूँ. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पहले लिखा उसकी प्रायोरिटी पहले आ गई, जो बाद में लिखा वो बाद में आया इसके अंदर स्टैकिंग करने में. तो एक नॉर्मल स्टैक या वर्टिकल स्टैक ऐसे होगा कि पहला एरे यहाँ पे, एक दूसरा एरे यहाँ पे. ओके, एक स्टैक ऐसे बन गया, और यहाँ पे जितने भी अपने स्टैक और भी एरे आ सकते हैं, एन एरेज डाल सकते हैं अपने, यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसका. और अब आता है कि हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग क्या होती है. जैसे आपने क्यू के अंदर देखा होगा, जो एक क्यू बन जाती है, पहले एक स्टैक यहाँ पे एक एरे ऐसे आ गया, दूसरा एरे उसके पीछे जस्ट ज्वाइन हो गया. तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कोड में कैसे शो होता है, इसका आउटपुट कैसे आता है. जस्ट मैं उसको क्या करूंगा, np डॉट एच स्टैक, np डॉट एच स्टैक. ओके, n9 and 10. ओके, जस्ट मैं इसको प्रिंट करता हूँ. तो अभी आप देखना कि पहले n9 का एरिया आया, फिर n10 का एरिया आया. ओके, फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया. फाइन, मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब क्या है कि अब किसी भी दो एरे को अगर अपने को ना हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करनी ना वर्टिकल स्टैकिंग करनी, बल्कि अपने को चाहिए कि पहला एरे इस कॉलम में आए, दूसरा एरे सेकंड कॉलम में आए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा कॉलम स्टैक का, यानी कि जो ये एक एरे को कन्वर्ट कर देगा कि स्टैक के अंदर. np डॉट कॉलम स्टैक, वापस मैं एक ट्यूपल पास करूंगा n9 and n10. तो मैंने लिखा पास किया. तो अब आपने देखा कि जो n9 था वो पहला कॉलम हो गया, और जो n10 था उस सेकंड कॉलम हो गया, और कह सकते हैं अपन जीरोथ कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम भी इसको अपन कह सकते हैं. तो मुझे लगता है कि आज तक आपको पर क्लियर होगा वर्जन की स्टेप स्टैकिंग कैसे कर सकते हैं और ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं. एक्चुअली जो अपने इसका मेनली यूज आता है, जैसे कि अपने को डिफरेंट टाइप के numpy एरे हो गया, उसको अपने को लार्ज स्केल को अपने को अलग अलग उसकी स्ट्रक्चर्स बनानी होती है. कभी किसी के अंदर अपने को वर्टिकल स्टैक चाहिए, किसी के अंदर अपने को हॉरिजॉन्टल स्टैक चाहिए, कभी किसी एरे को अपने को रो में
स्टैक करके पास करने होते हैं किस फंक्शन के, तो अपन डायरेक्टली इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक तो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। ओके, तो पहले अपन बेसिक मैथमेटिक्स में यानी कि अपन देखेंगे इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में कि कोई वैल्यू की सेम है फर्स्ट एरे से सेकंड एरे में, या फिर कोई डिफरेंट वैल्यू है फर्स्ट एरे से सेकंड एरे में, तो भी अपन इसको देखेंगे। एक्चुअली जब मैं अभी वीडियो प्रिंट कर रहा हूँ अभी मिडनाइट हो चुकी है, अभी टाइम है 1 AM, तो अभी तक मैं पूरा से थोड़ा थोड़ा सा, आपको मेरी आइज दिख रही होगी कितनी, लेकिन मेरा ऐसा है कि पहले वर्क फिर अदर कुछ काम, नंपाई इंटरसेक्शन मैं आपके लिए इतना करूँ, लेकिन अब बीच में मैंने क्यों अभी थोड़ा टाइम से मैं इतना इनएक्टिव क्यों था, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सेज नहीं आए थे काफ़ी, और फिर बाकी दूसरे वर्क हो गया थोड़ा बहुत, न्यू ईयर फेस्ट आगे, फेस्टिवल सीजन थोड़ा बहुत चल रहा था, अभी थोड़ा बहुत शिफ्टिंग ये सब कुछ, तो दस अलग बात है वो। तो अब थोड़ा बहुत वापस कंटिन्यूटी लाने की कोशिश करते हैं। बीच में कभी एग्जाम्स हो गया कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, दैट्स ऑल जो भी चल रहा है अभी तक, जो फाइनल हो चुका है कि होने वाले हैं फेब में या फिर जनवरी लास्ट तक, ओके कोई इशू नहीं उसमें। और कॉलेजेस भी ओपन होने वाले 18 तारीख से, 6 दिन बाद में, से 5-6 दिन बाद में, एक्चुअली 5 दिन है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन और डिफरेंस निकाल रहे हैं। मतलब इंटरसेक्ट मतलब क्या क्या उसमें सेम है और एक से दूसरा कैसे डिफरेंट है। What is this? Okay, fine. I think I and 30, 40, 50, 60, 70, ओके 60 तक अपन इसको लेते हैं, एक एरे लेते हैं अपन, और दूसरा एक एरे लेते हैं अपन, np डॉट एरे, तो इसमें लिया 50, 60, 70, 80 एंड 90। ओके फाइन। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसमें पहले अपन निकालते हैं इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में क्या क्या वैल्यू कॉमन है। ओके, तो np डॉट इंटरसेक्ट 1d, मैंने शायद से स्पेलिंग सही लिखी है, बाकी चेक कर लेंगे, n11 एंड n12। ओके, तो अगर अपन इसको प्रिंट करते हैं तो ये होपफुली मुझे लगा था np हैज इंटरसेक्ट। ओके आई नो, मुझे पता था कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी, इंटरसेक्ट होता है, मैंने इंटरसेक्ट लिख दिया था। तो यहाँ पे देखा कि अपनों ने 50 और 60 दोनों एरे में कॉमन है, मतलब क्या हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर आपको सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग बताऊं, अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो ऐसा अपन कह सकते हैं कि दो सेट्स हैं अपने पास में, यानी कि दो एरेज है, ये एक सेट हो गया, मेरी ड्राइंग बिल्कुल सही नहीं बन रही, और ये दूसरा हो गया। तो इसके बीच का जो कॉमन पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो इसका इंटरसेक्ट हो गया, मतलब दोनों के बीच में कॉमन क्या शेयर हो रहा है। ओके, और फिर अपन यहाँ पे इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि जो पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, वो ऐसा क्या क्या वैल्यू है। ओके, np डॉट सेट डिफ 1d, तो मुझे n1 में से वो चीजें शो करनी है जो n2 में नहीं है। ओके, तो मैं इसको जस्ट प्रिंट कर दूं, तो यहाँ पे शो किया 10, 20, 30, 40, जो मेरे पास n11 में प्रेजेंट है लेकिन n12 में वो प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं आपको इसको अंदर शो यहाँ पे करूँ, तो जैसे कि इसको मैंने n11 ले लिया, ओके, और इसको मैंने ले लिया n12, तो मुझे वो वैल्यू चाहिए जो इस
N11 के अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ ओनली जो N11 के पास है, और जो इंटरसेक्टिंग को मैं नहीं यहाँ पे काउंट करूंगा, मैं इस चीज को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ एक बार के लिए। मुझे बस वो वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे N11 के पास में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस लगाता हूँ, डिफरेंस मेथड सेट डिफ 1d, ओके। और मुझे अगर इसको वाइस वर्सा कर, तो अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए जो N12 के पास में लेकिन N11 के पास में नहीं है, तो जस्ट मैं N11 की जगह N12 लिख देता हूँ, तो वो मेरा वर्क कर जाएगा, ओके। सॉरी यहाँ पे मैं डॉट लगाना भूल गया, N12 N11, ओके, जस्ट रन दिस। तो यहाँ पे 70 80 90 जो था वो N11 के पास में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कि ये चीजें जो हो गया, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डिजाइन ऐसे बना दिया, तो मतलब N12 के पास वो कॉमन नहीं है, जो सेपरेटली N12 के पास में अलग से पड़ा है, तो इसका उन्होंने ये कर लिया, ओके। तो इंटरसेक्शन और डिफरेंस आपको समझ में आ गया, मुझे ऐसा लगता है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल सम और की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली सम और कैसे वर्क करता है, ओके। तो पहले देखते हैं कि बेसिक, तो अब बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन नमपाई में। अभी तक अपन बेसिक ऑपरेशन किए, चलो ठीक। अब अपन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं नमपाई के अंदर। मैथमेटिक्स ऑफ नमपाई अरे, ओके फाइन। मैं अगर यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ n13 np डॉट एरे, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 20, ओके, n14 np डॉट एरे 30 40 फाइन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं जस्ट चाहता हूँ कि इन दोनों का सम हो जाए, इन दोनों एरे का सब एलिमेंट्स का आपस में सम चाहते हैं, जैसे 10 प्लस 20 30 30 प्लस 40 70 70 प्लस 30 100। मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट 100 आए, यानी कि सब इसका आपस में पहले सम हो, फिर दोनों एरे का आपस में सम हो। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों एरे के वेरिएबल्स को यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा। ये कितनी भी एलिमेंट्स की लिस्ट हो सकती है, अपन यहाँ पे कितने भी एरे पास कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। और यहाँ पे 100 अपना प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक आती है एक्चुअली, ओके। तो एक्चुअली ट्रिक क्या है कि मैं चाहता हूँ अगर पहले सिर्फ हो रो वाइज सम, ओनली रो वाइज सम चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, N13 और N14 मैंने पहले की तरह लिखा, और यहाँ पे एक मैं पैरामीटर ऐड करूंगा कॉल्ड एक्सिस। अगर ये एक्सिस 0 के इक्वल हो जाता है, मतलब मैं इसको 0 कर देता हूँ एक्सिस को, तो ये क्या करेगा एक्चुअली, ये पहले कॉलम वाइज, सॉरी एक्चुअली एक कॉलम वाइज इन दोनों को पहले ऐड करेगा, मतलब पहले कॉलम को ऐड करके अपने को शो कर देगा। तो मैं आपको शो करता हूँ इसको। तो इसने क्या करा, 10 प्लस 30 का ऐड किया, और इसको 40 में ऐड कर शो कर दिया, 40 जो अपना पहला एलिमेंट 40 आ गया। और इसने फिर क्या किया, दोनों एरे का जो सेकंड कॉलम थी और फर्स्ट इंडेक्स के हिसाब से जो पहली कॉलम थी 20 और 40 को ऐड किया और सेकंड एलिमेंट में अपने शो कर दिया, ओके क्लियर। और मैं अगर एक्सिस को 1 के इक्वल कर देता हूँ np डॉट सम n13 n14 और एक्सिस इक्वल टू 1, तो ये पहले क्या करेगा, रो वाइज सबका एडिशन कर देगा। तो इसने 10 20 10 20 जैसे यहाँ पे थे, तो n13 का ऐड करके पहले एलिमेंट में डाल दिया, जैसे डाला इसके लिस्ट कैसे पास किया, और फिर 30 प्लस 40 का ऐड करके 70 सेकंड लिस्ट में पास कर दिया, ओके। और जैसे अपन यहाँ पे कुछ फिक्स वैल्यूज को भी अपन कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायरेक्ट पूरे एरे पे अपन परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि n15 इज इक्वल टू np डॉट एरे,
और मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि 10, 20 और 30 था मेरे पास में जैसे, तो इसके हर एक एलिमेंट में एक का इंक्रीमेंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, n15 प्लस 1, तो जैसे सिंपली हर एक के अंदर एक एक का एडिशन कर देगा। और मैं चाहता हूँ n15 में हर किसी का एक माइनस हो जाए और सब्सट्रैक्शन हो जाए, तो ये n माइनस कर देगा। कोई इसमें बड़ी लार्ज कैलकुलेशन नहीं, सिंपल हर एक एलिमेंट्स पे जाएगा, वहाँ से एक माइनस करके अपने को प्रिंट करता रहेगा। ओके, और मैं चाहता हूँ n15 के साथ में हर एक वैल्यू के साथ में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो ये हर एक वैल्यू पे जाएगा और वहाँ पे इसका 5 से मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा। और मैं चाहता हूँ इसका हर एक वैल्यू से कोई स्पेसिफिक नंबर से डिवीजन हो जाए, जैसे मान लो 3 से इसका डिवीजन हो जाए, तो एक पर्टिकुलर हर एक वैल्यू पे जाएगा और वहाँ पे इसका डिवीजन कर देगा। दैट्स इट, फाइन। ओके, यहाँ पे तो अपना एकदम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए और थोड़ा सम के ऊपर थोड़ा सा अपने बात कर ली। अब आते हैं मीन और मीडियन, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिक्स में। जैसे अब आपने कभी हाई स्टडी क्लासेस में पढ़ा होगा 11th-12th में मैथमेटिक्स के अंदर, और या फिर आप बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर डेटा साइंस में, आप इन शॉर्ट अगर आप स्टैटिक्स की नॉलेज रखते हो थोड़ी बहुत भी, तो आपने मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना देखा होगा। और आपको पता है कि अगर लार्ज डेटा सेट हो तो उस पर अपने को चेक करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो numpy अपने के लिए बहुत एक सुपर इजी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं इस टाइप के स्टैटिक फंक्शंस के लिए। तो देखते हैं अपन पास क्या क्या फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। पहले अपन एक एरे बनाते हैं, तो इसके अंदर कुछ भी अपन रैंडम वर्ड्स डाल देते हैं, जैसे कि मैं 32, 54, 65, 78, 23, 65, 64, 76, 23 फिर से आ गया जी, 25, 68 और 89, 94, 43। जैसे कि अपने पास कुछ रैंडम एलिमेंट्स आ गए, कुछ भी मैंने डाल दिए एक बार। और मैं क्या चाहता हूँ, इस पूरे का मेरे पास में एक मीन आ जाए और एक एवरेज आ जाए। तो मैं क्या करूँ, np16 डॉट मीन, जस्ट मीन, और सॉरी इट्स np डॉट मीन, MEAN, और इसमें पास कर दूंगा n16। ओके, तो ये पूरे का नॉट डिफाइंड। ओके, इसको मैंने रन नहीं किया एक्चुअली, इसको अपने नोटबुक को बताया नहीं कि मैंने कुछ वेरिएबल्स को रन करके बताया नहीं कि यहाँ पे कुछ आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक मीन वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में इस पूरे एरे की, जो बहुत एक्यूरेट है एक्चुअली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वो निकालना कितना मुश्किल, इसमें पहले रूट करना होता है, एडिशन करना होता है, दैट्स हेक्टिक सम टाइम। तो इसके लिए अपन डायरेक्ट फंक्शन यूज करते हैं n16। और बड़ा डेटा सेट आ गया तो वहाँ पे अपन कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपन डायरेक्ट np डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर यहाँ पे अपने एक एरे पास कर दिया, दैट्स इट, अपना काम खत्म। तो आप सोच सकते हैं कि numpy आपका काम कितना इजी कर सकता है। ये तो जस्ट अभी स्टार्टिंग है numpy की। अपन जैसे जैसे कि इस सीरीज में आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं numpy का। ओके, तो जस्ट मैं भी आपको तो बस बेसिक्स बता रहा हूँ। जैसे जैसे अपना कुछ प्रोजेक्ट बनेगा या फिर अपन कुछ और एडवांस लेवल पे जाएंगे इस पूरे सीरीज में पाइथन फॉर ML के अंदर, तो अब जैसे जब अपन पांडास पे आएंगे, जब अपन डेटा विजुअलाइजेशन पे आएंगे, तो आप देखना कि numpy कितना इम्पोर्टेंट है। वहां पे ये और भी चीजें सीखने को मिलेगी numpy के बारे में। तो इसका मैंने निकाल लिया मीडियन। ओके, दैट्स इट। और मुझे चाहता हूँ कि मैं दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाए, तो वो भी बहुत इजीली हो जाता है इसमें। n17 np डॉट एरे, और मैं क्या चाहता हूँ, एक इसमें कुछ नंबर पास कर देता हूँ, 44, 65, ओके, और एक n18 किया, np डॉट एरे, और इसके अंदर भी कुछ 3 वर्ड पास कर दिए। तो और मैंने इसमें क्या किया, फिर
n17 डॉट डॉट n18 लिखा, और ये क्या करेगा, n17 और n18 का डॉट प्रोडक्ट करके अपने को शो कर देगा। दैट्स इट, इतना सिंपल कर दिया numpy ने अपने लिए, पहले से सब कुछ दे चुका है, बस अपने को यूज करना आना चाहिए इसको। जितना आप देखोगे, जितना इस वीडियो गो थ्रू होगी, जितना मेरे साथ रहोगे इस पूरी सीरीज में, तो आपको देखने को मिलेगा कि numpy अमेजिंग है। इससे मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी भी और दूसरी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत तक नहीं है। विजुअलाइजेशन का थोड़ा बहुत पार्ट थोड़ा सा आ जाता है कि वहाँ पे अपने थोड़ा टेक्निक और डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन आप जब देखोगे न्यूरल नेटवर्क्स तक अब इस numpy पे पूरा स्ट्रक्चर है। न्यूरल नेटवर्क जैसे केरास हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, वो भी numpy पे बने हुए, अमेजिंग। और अब सबसे बेस्ट चीज numpy मॉड्यूल की, ये क्या करता है, जितना भी इसने वर्क किया अभी तक, उसको अपन किसी एक फाइल में सेव कर सकते हैं। ओके, ताकि अपन डायरेक्ट जब अपन इसको उस फाइल को कॉल करें, तो डायरेक्ट वो अपना आउटपुट डायरेक्ट आ जाए। मतलब इन द सेंस अपन कह सकते हैं, जब एक थोड़ा सा टेक्निकल जाता हूँ, अब अपने पास में कोई मॉडल को अपने ट्रेन किया किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे, अब उसकी ट्रेनिंग में लग गए अपने को 5 दिन, फॉर समझते पर 5 दिन लग गए। अब केरास में तो क्या होता है कि मॉडल डॉट सेव कर दिया तो हो जाता है। अब वैसे ही numpy के अंदर होता है कि वो तो एक पर्टिकुलर केरास का सीन हो गया, तो उसके पीछे भी numpy ही चल रहा होता है एक्चुअली। उसके अंदर थोड़ा फाइल का फॉर्मेट बदल जाता है, इसके अंदर डॉट npy हो जाता है, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सेम है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जितना भी अपना कैलकुलेशन हो चुकी है अभी तक, क्योंकि कैलकुलेशन होने में टाइम लगता है, कंप्यूटेशनल पावर लगती है, तो उसको अपन बारी बारी यूज ना करके, जो पहले से ही अपने पास में चीज है जिसको अपने को फर्दर वापस यूज करना है उस मॉडल को या फिर किसी भी अपने आउटपुट को, तो अपन उसको एक पर्टिकुलर numpy का एक फॉर्मेट फाइल होती है, उसके अंदर सेव कर लेंगे और उसको वापस लोड कर लेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं अपन। देखो, पहले इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा सा, सेव एंड लोड numpy। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है numpy की। हाँ, अपन ने जितना वर्क किया उसको सेव करो, उसको अपन वापस फर्दर यूज कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। क्योंकि कभी कभी डेटा सेट इतना लार्ज होता है जिसकी प्रोसेसिंग करने में 1 दिन भी जा सकता है, 2 दिन भी जा सकते हैं, कभी टेराबाइट्स में होता है डेटा, कभी क्लीनिंग करनी पड़ती है डेटा की। तो सोच सकते हैं मतलब कितना काम होता है, उसको अपने को सेव करना चाहिए। बट सेव कैसे होगा, जब हम उसको पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट में सेव कर देंगे तब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं n19 को जस्ट एक सिंपल एरे बनाऊंगा अभी, तो यहाँ पे कोई मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, तो और मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कुछ भी रैंडम वैल्यूज दे देता हूँ। ओके, मैं इसे कुछ भी रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ एक बारी। ओके फाइन। अब मैं क्या करूंगा, np डॉट सेव से इस सेव फंक्शन को कॉल किया, इसका एक फाइल नेम देना, बस मुझे जस्ट फाइल नेम देना और कुछ नहीं करना, और बस बताने कि कौन से एरे को सेव कर, और सॉरी कौन से वेरिएबल से सेव करना है इसको। दैट्स इट, बस इतना सा काम है। फाइनल अंडरस्कोर numpy अंडरस्कोर एरे, और मैंने इसके अंदर पास किया 90, मतलब जो 19 नंबर का जो वेरिएबल था उसको बस n19 और उसको बस सेव करना है मुझे। दैट्स इट। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, अभी जस्ट मोमेंट के अंदर यहाँ पे फाइल आ जानी चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गई। तो अभी आप देख सकते हैं इसका डॉट npy नाम से एक फाइल फॉर्मेट आ चुका है। तो मैं इस पाथ को कॉपी करूंगा और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने लोकल मशीन में भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये क्या है कि ये कोलैब पे है और मैंने इसको ड्राइव से भी लिंक नहीं किया, तो जस्ट जब तक रन टाइम चल रहा है तब तक है, उसके बाद वापस ये रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, तो इसका कोई यूज नहीं, ये डिसफॉर्मेट हो जाएगी फाइल। तो आप अपने खुद की फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, तो इसमें बड़ा इशू नहीं, आपको आ चुका है। अब इसको कैसे लोड करते हैं, np.load, और यहाँ पे क्या करना है, अपने को फाइल का पाथ देना है और फाइल फॉर्मेट के साथ में, बस दैट्स इट। और n20 को मैंने कर लिया प्रिंट के लिए कॉल, बस, और इसने प्रिंट कर दिया मेरे पूरे एरे को।
दैट्स अमेजिंग, फैबुलस। तो अभी तक आपने बेसिक्स नमपाई के सीख चुके हैं, मतलब आप नमपाई पे थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हो, थोड़ा हाथ बिठा सकते हो और भी कुछ चीज़ देख सकते हो। अब जैसे जैसे आप मेरे साथ में इस पूरी सीरीज में चलोगे, जैसे जब अपन पांडास पे मूव होंगे, जब अपन डेटा विजुअलाइजेशन पे आएंगे और थोड़ा बहुत अपन और नमपाई के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखना कि नमपाई कितना स्ट्रोंग है। मतलब यह है कि नमपाई ही पूरे मशीन लर्निंग की बॉडी है, पूरे न्यूरल नेटवर्क्स की जान है समझ लो आज के टाइम में। अगर आपको बहुत अच्छी स्क्रैच से, अगर खुद का स्क्रैच से पूरे एल्गोरिदम लिखना चाहते हो तो आपको numpy बहुत हेल्प कर सकता है। तो होप है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि इसमें अब सीरियसली मैं अब टाइम स्पेंड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बीच में कभी कभी और भी काम आ जाते हैं तो उससे नहीं पता। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा शेड्यूल बन चुका है कि हाँ थोड़ा थोड़ा, यानी वीकली एक दो वीडियो, ज़्यादा नहीं अपलोड करूँगा, वीक में एक दो, मैक्सिमम तीन भी हो सकती है, इतनी करूँगा। और बाकी क्या है कि पहले पाइथन फॉर एमएल कवर करेंगे, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मशीन लर्निंग का भी हिंदी में वेब सीरीज बना सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस एल्गोरिदम, डेटा सेट्स पे कैसे काम करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग कैसे करनी होती है, वो सब कुछ होगा। और मॉडल्स पे कैसे काम करते हैं, मॉडल्स को सेव करके कैसे उसको फर्दर यूज कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं फुली। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो सब कुछ पॉसिबल है, वरना तो फिर कुछ भी नहीं पॉसिबल। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि पहली वीडियो ऐसी है कि नमपाई को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें डीप में जा जाके इसमें एक्सप्लेन करो ताकि आपको समझ में आ सके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, दिस इज तांशु। बाय बाय एंड गुड बाय एंड गुड नाइट। इट्स टू लेट फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो सीरियसली। बाय बाय।